आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस पर। जारी है एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक करतूतें। गोलीबारी में बीएसएफ जवान और एक बच्ची हुई शहीद। जवाबी कार्रवाई में 3 से ज्यादा पाक रेंजर्स को किया हलाक। 8 दिनों से लापता बच्ची के कत्ल से गरमाई सियासत। बिगड़ते नज्म नस्क की खराब सूरत हाल पर असेंबली में हंगामा। अपोजिशन ने हुकूमत पर उठाए सवाल। लाश मिलने से हीरानगर के हालात कशीदा। मकामी लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर किया एहतजाज। मुजरिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। बर्फबारी ने ली फिर एक शख्स की जान। स्कीइंग के दौरान 2 गैर मुल्की सैयाह आए एवलांच की चपेट में। स्वीडन का रहने वाला था सैयाह। और यौम जमहूरिया के पेश नजर रियासत में हिफाजती बंदोबस्त हुए सख्त। नाकों पर बढ़ाई गई चौकसी। तलाशी के बाद गाड़ियों को फिल्म में नहीं जाने की इजाजत। तो फिलहाल 25वीं जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है और अरुण जेटली बता रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। सीधा वहीं ले चलते हैं। तो बजट से पहले मरकजी हुकूमत ने आवाम को तोहफा देते हुए 29 सामानों पर से जीएसटी हटा ली है। वहीं पेट्रोलियम और रियल एस्टेट पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और उसके साथ साथ 49 ऐसे सामान हैं जिन पर से दरें घटाती गई हैं। This, of course, division will reasonably ease the indirect tax positions also, both of the centre and the states. And as far as the direct tax position is concerned, we are well ahead of the target. As of 15th of January, we are growing at about 18.7%. In the last few months, particularly in the last 2-3 months, the rate of growth has been reasonably rapid. That's all I have to say. सेक्शन 9(4) का जो प्रोविजन है, उसकी जो कंप्लायंस हम लोगों ने कुछ समय के लिए सस्पेंड की थी, एक सुझाव ये था कि जब एक्ट हम लोग अमेंडमेंट कंसिडर करेंगे तो उसको पार्टली ऑपरेशनलाइज करेंगे कंपोजिशन स्कीम के संबंध में। दैट सीम्स टू बी दी। चलिए अब रुख करेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों का। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए हिंदुस्तानी फौज ने पाक के 3 रेंजर्स को हलाक कर दिया। बुध को देर रात पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेज कार्रवाई करते हुए सांबा जिले के रामगढ़, आरएसपुरा और अन्य सेक्टर के मुख्तलिफ फ्रंटल पोस्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार दागना शुरू कर दिया। स्नाइपर शॉट की जद में आने से आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान जख्मी हुआ। जवान सुरेश कुमार बीएसएफ की 78वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल थे। तो वहीं अन्य सेक्टर के पिंडी चरकान में गोलीबारी से एक नाबालिग लड़की भी शहीद हो गई, जबकि 4 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। कठुआ की रहने वाली 14 साला स्वीटी अपने मामू के यहां पिंडी चरकान आई हुई थी। रामगढ़ में भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। कई घरों को नुकसान और जानवरों के हलाक होने की इत्तला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कल भी जम्मू कश्मीर के मेंढर और अन्य सेक्टर में भी सीजफायर की खिलाफवर्जी की थी। 2 दिन पहले ही हिंदुस्तानी फौज ने उरी सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 5 दहशतगर्दों और एलओसी पर कोटली में पाकिस्तानी फौज के 7 जवानों को मार गिराया था।
तो फिलहाल हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से ये तमाम हरकत हुई है और इसी के अलावा अर्निया सेक्टर में कई अफराद बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से दागे गए मोर्टार से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बीएसएफ के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई बंकर और उसके फ्रंटल पोस्ट को भी तबाह कर दिया। खबरों के मुताबिक हलाक होने वाले पाक रेंजर्स की तादाद 3 से भी ज्यादा हो सकती है। ग्राउंड जीरो से जी सलाम की टीम ने हालात का जायजा लिया। अभी हम मौजूद हैं अर्निया सेक्टर का ट्रेवा गांव है ये। यहाँ पे वही घर है जहाँ पे पाकिस्तान की ओर से कल जो है मोर्टार यहाँ इसी घर पे गिरा है और काफी नुकसान हुआ है। और जम के जो आप गोलियों के निशान देख सकते हैं इस घर में जगह जगह जो पाकिस्तान की नापाक हरकत के सबूत हैं वो मिल जाते हैं। जगह जगह जो गोलियों के निशान हैं, लोग जो यहाँ घर वाले हैं वो दहशत के माहौल में हैं। पूरा कहीं भी देखो तो वहां जो है गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और कितना भयंकर वो मंजर रहा होगा जब यहाँ पे मोर्टार जो आके गिरा होगा। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस परिवार के लोग हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस परिवार के लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कब हुआ ये और कैसा भयानक मंजर था? देखिए, मंजर तो हम बता नहीं सकते, इतनी बार से ये शेलिंग हो रही है, हम कह नहीं सकते। हर बार का ये ड्रामा बन चुका है। हम चाहते हैं एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए और ख़त्म हो जाए सब कुछ। जो भी ये करना चाहता है पाकिस्तान, हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। और रात को लगभग 1:15 बजे ये यहाँ पर फायरिंग हुई है, बहुत ज़्यादा हैवी शेलिंग हुई है और गांव में काफ़ी मवेशियों का भी नुकसान हुआ है और जान माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ देखने को मिला है दीवारों के ऊपर जो है गोलियों के निशान हैं, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। कितना नुकसान हुआ है आपको? देखिए, गाड़ी का तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है कि हम फार्मिंग करते हैं, ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारा बेसिकली फोकस हमारा ट्रैक्टर्स पर होता है और लगभग हमारा 2.5-3 लाख का ट्रैक्टर का नुकसान हुआ है। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता फायरिंग के दौरान। मैं ये चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि ऑल्दो वी हैव इंश्योरेंस ऑल्सो, तो हम चाहते हैं कि हमें इंश्योरेंस का क्लेम मिलना चाहिए। मुझे एक चीज बताएं कि अब लगातार जो है पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। अब दहशत का एक माहौल सा बना हुआ है पूरे गांव में, सब लोग हमने देखे सब अंदर हैं। इस वक्त आप किस माहौल में आपको देखो, क्योंकि आपके घर को अटैक किया गया है और जद में है आपकी मोर्टार की, तो कितना दहशत है आपके मन में और क्या आपने सोचा क्या है? क्या रात को यहीं रुकेंगे, बाहर पीछे जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से अब सोचने वाली कोई बात है नहीं। ये हमेशा का ये ड्रामा बन चुका है। जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो फीमेल मेंबर्स हैं, हम उनको हमेशा पीछे भेज देते हैं और जो मेल मेंबर्स हैं 1-2 बंदा घर पे रहता है, क्योंकि रहना भी पड़ता है, क्योंकि ये गाय वगैरह रखी हुई हैं, भैंस वगैरह हैं, तो रहना ही पड़ता है इसलिए। तो आप ये देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। ये सरहदी जो इलाके में बिल्कुल सटा हुआ यहाँ बॉर्डर पे इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान की ओर से लगातार जो है फायरिंग की गई है। अभी भी रुक रुक के जो है फायरिंग की आवाज़ें यहाँ पे आई हैं और लोग जो हैं वो दहशत ज़दा है यहाँ पे। उनका कहना है एक दफ़ा जो भारत है वो एक दफ़ा पाकिस्तान को एक ही बार में मुंह तोड़ जवाब दे, ताकि एक ही बार फैसला हो जाए और जो उनका जो रोज रोज उनको दहशत में रहना पड़ता है उससे वो कहीं ना कहीं बच सकें। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो पूरे इलाके में खौफ छाया हुआ है। जिला इंतजामिया ने आसपास के तमाम स्कूलों को बंद करने की हिदायत दी है और इसके अलावा तमाम महकमे को गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने को भी कहा गया है। हमारे नुमाइंदे राजन वैद ने सरहदी इलाकों का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लिया। अभी हम मौजूद हैं आरसपुरा सेक्टर में। हम बिल्कुल जीरो लाइन के पास, ये गांव सटा हुआ गांव है, सियानी गांव है। यहाँ पे पाकिस्तान की ओर से लगातार जो है कल रात से ही फायरिंग की गई है। अभी भी रुक रुक के जो है फायरिंग की आवाजें आई हैं। ये स्कूल है आरसपुरा बॉर्डर का जिसको एहतियातन बंद कर दिया गया है। जितने भी स्कूल हैं आसपास जो बॉर्डर के आसपास हैं 5 किलोमीटर के रेडियस में है, उन सबको बंद कर दिया गया है एहतियातन, क्योंकि जो बम के गोले हैं वो यही स्कूल के पास भी गिरे हैं कल रात को। उसके बाद एक दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। आप बताएं किस तरह का माहौल था यहाँ पे और स्कूल के पास भी क्या बम गिरे? आगे जो खेत हैं इधर रात को बम गिरे हैं और दुनिया का मोराल बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि हमारा जो काम है सारा खेतों में आके बॉर्डर पर ज़मीन है और लोग पानी लगा रहे थे। जो पैन वाली पैप में वो भी और मोटर भी चल रही हैं, अभी बंद करने का नहीं कोई हमारे पास तरीका और ना ही हमें जान दे रहे हैं आगे।
जी हाँ, तो ये इस वक्त क्या माहौल है? रात को जैसे फायरिंग हुई, अभी भी जो है आवाज़ें आ रही हैं, तो आपको खासकर गांव वालों में किस तरह का जो है तनाव बना हुआ है, दहशत का माहौल है? सारी जनता में दहशत का माहौल है, क्योंकि फायर की आवाज़ अभी भी रुक रुक कर आ रही है। हमारे एक गांव है जो आगे देवगढ़, वहाँ भी 2 रात को बम गिरे हैं। एक का तो गेट तोड़ दिया, एक ऊपर वाला लेंटर क्रैक हो गया है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं। आप के स्कूल को बंद कर दिया गया है, ये जो स्कूल बंद है ये क्यों बंद है? ये फायरिंग की वजह से बंद है। रात को ज़्यादा फायरिंग हुई, इस कारण जो बंद है। बच्चे स्कूल नहीं आते, पीछे चले गए हैं वो डिफेंस से। हाँ, तो हर साल जब ये फायरिंग होती है, खासकर इस सेक्टर में स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, कितनी पढ़ाई का नुकसान होता है? हाँ, बहुत होता है। बच्चे पीछे चले जाते हैं, वो होता नहीं। एग्जाम आने वाले अब। जी हाँ, आप बताएं कितनी मुश्किलें होती हैं? आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी, और ये स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अभी फायरिंग कितने दिन चलेगी इसका पता नहीं है। कितनी मुश्किलें हैं आपके लिए? बहुत मुश्किल होती है, और पढ़ने में बहुत ही नुकसान होता है, और जो डर का माहौल भी है आपके यहाँ? हाँ, आज हमारे साथ कुछ और यहाँ के यूथ हैं। आप बताएं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पे, जिस तरह से स्कूल के पास भी जो बम के गोले रात को आए हैं, उसके बाद कैसा माहौल है? और स्कूल बंद होने की वजह से क्या मुश्किल आते हैं? हाँ, पढ़ाई में बच्चे को दिक्कत होती है बड़ी जी, और स्कूल बंद कर दिए सब। हाँ, रात को सुबह भी 10 बजे हैं फायर शुरू हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि दहशत का माहौल खासकर बॉर्डर के इलाकों में बना हुआ है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अभी हालांकि बच्चों के पेपर आने वाले हैं, लेकिन स्कूलों को बंद रखा गया है एहतियातन, क्योंकि इस स्कूल के आसपास आरसपुरा सेक्टर और अरनिया सेक्टर में भी जो है पाकिस्तान के गोले आके गिरे हैं, जिससे एक दहशत का माहौल इस इलाके में अभी भी बना हुआ है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। मुसलसल हो रही फायरिंग और गोलीबारी से इलाके के लोग काफी खौफजदा हैं। हमारे नुमाइंदे राजन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की तो पता चला कि किन हालात में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं अरनिया सेक्टर में, जहां पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है और लोगों का काफी नुकसान भी हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ स्थानीय। आप अपना नाम बताएं अपना। अवतार सिंह खालसा, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। यहाँ कितनी तबाही मची है पाकिस्तान की ओर से जो ये नापाक हरकत की गई है? देखो, ये हम बहुत बार कह चुके हैं और कहते आ रहे हैं। कब तक अपनी दास्तां सुनाते रहेंगे हम अपने लोगों की? ये हम लोग 24 घंटे टारगेट बैठे हुए हैं। हमें कोई भरोसा नहीं है कब किस वक्त कहाँ से फायरिंग आनी है। देखो, ये गवर्नमेंट जो है, हम नहीं कहते उनको मदद मत करो। मिलिटेंसी में जो मरता है उसका नुकसान होता है, उसको कंपनसेशन हम किस खाते में? हम लोग किस खाते में? हम लोग 24 घंटे खतरे में। अब यहाँ खड़े हैं, क्या भरोसा वहां से फैलाई यहाँ गिरे आगे। और हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप यहाँ के स्थानीय हैं, आप मुझे ये बताएं कि कितना दहशत का माहौल है इस वक्त? यहाँ बहुत दहशत, हर समय ये लोग दहशत में रहते हैं। रात दिन यहाँ दहशत में ही ये लोग यहाँ काम काज अपने खेतों में काम करते हैं, लेकिन दहशत में ही रहते हैं। कोई पता नहीं कब फायरिंग शुरू हो जाए, इसलिए हर वक्त यहाँ लोग जो है वो दहशत में रहते हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें लगातार होती रही हैं, खासकर इस सेक्टर को तो ज़्यादा निशाना बनाया गया, पिछले साल भी, इस साल भी। अब आपको क्या लगता है कि क्या इसका हल क्या है? ये तो इनमें आपस में बातचीत से ही यहाँ के लोग, ये है कि सरकारें आपस में बातचीत से इस मसले का जो हल निकले, ताकि यहाँ के लोग आराम अमन चैन से रह सकें। तो आप देख सकते हैं कि एक दहशत का माहौल यहाँ अभी भी बना हुआ है। यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान कब यहाँ फायरिंग हो पाकिस्तान की वजह से, और जो शेल आते हैं पाकिस्तान की ओर से, उससे काफ़ी जो है दहशत ज़दा लोग यहाँ पे हो चुके हैं। अभी भी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से कुछ दूर पे ही कल पाकिस्तान की ओर से जो है शेलिंग की गई थी, और वहाँ भी खेतों में, जो हमारे पीछे खेत हैं उसमें जो है मोर्टार आके गिरे थे। तो उससे आप साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हद तक जो दहशत का माहौल इस वक्त यहाँ अरनिया सेक्टर में लोगों में बना हुआ है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। लोगों का खौफ दूर करने के लिए जिला इंतजामिया पूरी कोशिश कर रहा है। हंगामी सूरत हाल के पेश पूरा अमला हाई अलर्ट मूड में है। आरएसपुरा के एसडीपीओ ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने का इंतजाम कर लिया गया है। देखो, इसमें कोई शक नहीं है, इस समय लोगों में जबरदस्त डर का माहौल बना हुआ है। हमारी तरफ से हमने लोगों को एडवाइजरी दी है कि वो लोग जो भी हैं बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घरों में रहें, और उनके लिए जो कैंप हम बनाएंगे जहाँ पे रहने के लिए सेफ कैंप,
तो वो रात को उन सेफ कैंपों में आ जाएं, क्योंकि पहले भी जिस बच्ची की डेथ हुई है वो नेचर कॉल के लिए सुबह खेतों में जा रही थी, अचानक शेल आया और शेल की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। कैंप हर साल पहले भी हम लगाते रहे हैं, जैसे कुछ कैंप्स आ जाते हैं आरएसपुरा में, क्योंकि आरएसपुरा सेफ एरिया है। इसी तरह कुछ कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं बिश्नाह के एरिया में, क्योंकि बिश्नाह में भी शेलिंग और फायरिंग जो है नहीं आती है। लास्ट ईयर भी हमने कैंप्स बनाए थे, अभी भी जो कैंप्स बनेंगे इन्हीं कैंप्स में इनको रखा जाएगा। देखिए, इनपुट्स तो यही है, जो पाकिस्तान है ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता और ना ही हम लोग इन पे भरोसा कर सकते हैं। अलबत्ता लोगों को हमने यही बताया वो अपने घरों में रहेंगे, कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर रहेंगे, बाहर अहातों या बरांडों में नहीं सोएंगे और ना ही वो घर से बाहर निकलेंगे। इन केस कोई भी इंजरी होती है वो हमें टेलीफोन पे इन्फॉर्म करेंगे, हम अपनी बीपी बंकर गाड़ी लेके उनको इवैक्यूएट कर देंगे। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में एलओसी पर हिंदुस्तानी चौकियों के पास हुई गोलीबारी में शहीद हुए हेड कांस्टेबल सुरेश को खराज अकीदत पेश की गई और जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर बीएसएफ के डीजी के शर्मा, बीएसएफ के आईजी ऑफ पुलिस समेत कई सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि शहीद कांस्टेबल तमिलनाडु के रहने वाले थे। इस मौके पर बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तान फौज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और बॉर्डर पर हालात कशीदगी भरे हैं। साथ ही डीजी ने कहा कि फायरिंग में मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारी फौज के हौसले बुलंद हैं और हर हालत के लिए हम तैयार हैं। और वहीं बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीएसएफ अपनी तरफ से कभी शुरुआत नहीं करती, जब वहां से कुछ होता है तो बीएसएफ उसी का जवाब देती है। बीएसएफ ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी एक्शन लिया, जिसके फलस्वरूप वहां भारी मात्रा में जान और माल का नुकसान हुआ। जैसा आप लोगों को मालूम है, बीएसएफ अपनी ओर से कभी कोई शुरुआत नहीं करती है, लेकिन जब कभी वहां से शुरुआत होती है तो हम उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस बार भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं और हेड कांस्टेबल ए सुरेश की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। जनूबी कश्मीर के होनहार तालिबान ने प्रीत कौर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बॉक्स रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए चुना गया है और उन्हें बाकायदा इसके लिए दावतनामा भेजा गया है। जी मीडिया से बात करते हुए उनके अहले खाना ने कहा कि ये हमारे लिए फख्र की बात है। सियासी सूरत हाल कुछ भी हो, मामलात कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई के मामले में वादी का कोई कंपैरिजन किसी भी स्टेट के साथ, किसी भी इलाके के साथ नहीं किया जा सकता। आज हम पहुंचे हैं उस घर में जो माइक्रोबायोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में आला नंबरात हासिल करने के बाद यह परिवार जो है ये काफ़ी खुश है। दरअसल एसपी कौर को जो रियासत की नुमाइंदगी की है उन्होंने एस्कॉस्ट जम्मू में और नुमाया कारकर्दगी के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें 26 जनवरी की तकरीबात में नई दिल्ली में बुलाया हुआ है। क्योंकि खुद जो स्टूडेंट हैं वो आउट ऑफ स्टेशन है और हमने उनके पेरेंट्स के पास जाकर, उनके रिश्तेदारों के पास जाकर इस कामयाबी का राज ढूंढना चाहा। मैम, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपकी बेटी जो है वो सुकास्ट जम्मू से और प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें अब नई दिल्ली बुलाया 26 जनवरी के लिए। कितना अहम मौका है आपके लिए? जी, हमारे लिए बहुत ये ज़्यादा खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरी बेटी को यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है 26 जनवरी की परेड में। ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। आप बताएगा, आप उनके जी बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। जी मैम, आप बताएगा कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और प्राइम मिनिस्टर ये जो डिस्टेंस था ये कैसे कवर हुआ? ये हुआ बच्चे की अचीवमेंट से। इसने कितने मार्क्स लिए, कैसे किए इसने, हाउ शी टॉपल्ड एट स्कॉस्ट में। हाँ, तो इनका मुझे बताइए कि बच्चे का कि पढ़ाई की तरफ कितना ज्यादा रुझान था और कितने आवर से पढ़ाई करती थी? पढ़ाई ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन है इंटेलिजेंट लड़की है। देखिए, साफ साफ इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस में थी। इनके चाचा के पास चलते हैं, आपके पास चलते हैं। आपकी भतीजी की कामयाबी आप किस तरह से देखते हैं? हमें बहुत खुशी है, ये हमारे खानदान के लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारे जो बाकी बच्चे हैं इससे प्रेरित होके आगे के लिए हमारे इस पढ़ाई में अपना ध्यान दें। कहते हैं बड़े फख्र की बात है कि बच्चे ने मैदान मार दिया। तो इससे क्या मैसेज आएगा जो प्राइम मिनिस्टर ने अब टॉपर्स को, डिस्टिंक्शन होल्डर्स को, जिसको फील्ड नहीं, मतलब बच्ची को बूस्ट मिला, ये मतलब इसको बूस्ट मिला, ये ऊपर जाने के लिए कुछ भी करेगी।
आप बताइएगा मैम, ये जो कम्युनिकेशन हुआ, सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू स्कास्ट का भी थैंक्स अदा करना चाहते हैं, मतलब उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये हमें मौका दिया, उन्होंने रेकमेंड किया था, इस वजह से वो आगे आ पाई। तो जब आपको मैसेज आया, आप एक माँ हो, माँ समझ सकती है कि इतनी बड़ी बात, आप उस वक्त जो जज्बात थे वो कैसे रहे? सर मैं बयान नहीं कर सकती हूँ जी बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी बच्चों को भी? बाकी बच्चों को बस ऐसे करो जैसे इस बच्ची ने किया है, बाकी बच्चे भी ऐसे करें। मैम एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि राजपोरा, पुलवामा, साउथ कश्मीर, हालात वहाँ पे अच्छे नहीं है, इसके बावजूद भी बच्चियां जम्मू आकर यहाँ श्रीनगर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं, तो एज ए मदर आप बच्चियों का क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे को इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए, जैसे मेरी बच्ची आगे टॉप किया उसने, ऐसे ही हर बच्चा कोई, मतलब जो भी कश्मीर में या जम्मू एंड कश्मीर में बच्चे रहते हैं वो इसको देखकर प्रेरित हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बुलावे पर दिल्ली पहुंचने के बाद जो स्टूडेंट है उसका जो कॉन्फिडेंस है और ज्यादा बढ़ेगा और बाकी लोगों के लिए मिसाल राह बनेगी। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। गुज़िश्ता एक हफ्ते से लापता 8 साला बच्ची की लाश मिलने से कठुआ जिला पुलिस की अहलियत पर सवाल उठने लगे हैं। बच्ची की लाश आज हरिनगर तहसील के रासना गांव में मुश्तबा हालत में मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची के चेहरे पर जख्म के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश को कठुआ जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की तफ्तीश के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT तश्कील की गई है। 8 साल की अफशा की लाश मिलने से इलाके में गम और गुस्से का माहौल है। बच्ची के घर वालों ने कातिल को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए जम्मू पठानकोट शाहराह को ब्लॉक कर दिया है। घर वालों का इल्जाम है कि पुलिस इंतजामिया ने अफशा को तलाश करने की कोशिश ही नहीं की। हालात कशीदा होता देख ASP और ASDM हीरानगर मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हो पा रहा है। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा सूरत हाल पर आज असेंबली में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। बच्ची के कत्ल का मामला उठाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के जान और माल की हिफाजत करने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने मुजरिमों के साथ साथ जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रियासती असम्बली में इनफरादी इशूज़ अपनी जगह, इज्तिमाई इशूज़ अपनी जगह, लेकिन जब सिन्फ नाजुक की बात है तो ये मुश्तरका मसला बनता है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो। लेकिन अगर इस पर भी सियासत की जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादती होगी। हमारे साथ MLA ईदगाह, साबिक रियासती वजीर, साबिक रियासती असम्बली स्पीकर मुबारक गुल साहब मौजूद हैं। गुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुल साहब पहले हीरानगर की बात करें। सिट बनाया गया, गवर्नमेंट ने अपना काम जो है आर्ट बनाया गया, तो अभी आपको किस चीज़ का तशवीश? मैंने जब ये सुबह बात उठाई, मैंने ये कहा कि जब इसका बेचारे का केस रजिस्टर किया गया तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये किसी बड़े आदमी की बेटी होती, इतनी छोटी, मैंने देखा नेट इस पे देखा मैंने मीडिया पे, इतनी छोटी बच्ची और ये इसको किडनैप किया गया, और जब वो थाने में गया इसके पेरेंट्स तो कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब डेड बॉडी वापस आई तो उसके बाद ये गवर्नमेंट बेदार हो गई। ये इसमें नेग्लिजेंस जो इन्होंने की, पुलिस की नेग्लिजेंस। मुबारक साहब, आप लॉ मेकर हैं, अगर आप आज कुर्सी पे होते तो आप क्या करते? 8 दिन के अंदर सबसे पहले एक्शन, जिन पुलिस अफसरों ने लापरवाही की वहाँ पे, जब एक केस उनके पास आया 7 दिन लापता रही, उसके बाद इसकी डेड बॉडी आई, पहले उनको खिंचाई, क्योंकि ये आज एक वाक़ा हुआ, कल दूसरी जगह होगा। जब तक अकाउंटेबिलिटी ना आए, जो पुलिस जो लापरवाही से उन्होंने काम किया, वो मैं बात कहता हूँ। तो मुझे बताए गुल साहब, आप हुकूमत है, आपने आसिया नीलोफर के लिए क्या किया जब शोपियान में? नहीं, वो तो मेरी बात सुनिए, उसके बाज़ाब्ता कार्रवाई की, बाज़ाब्ता तो अपोजिशन को जाने भी वहाँ नहीं दिया। अगर मिक्स करेंगे इसको उसको मिक्स करके, लेकिन बात ये एक दिलसोज वाक़ा है, कुटवा को शोपियान के साथ मिलाओगे, आपका जो गुमाना है
है, बहुत अच्छा बना दिया। हुकूमत और अपोजिशन में याद दिला रहा हूँ कि ठीक है, ये बात वो भी इंसिडेंट है, हमने उस वक्त की मजम्मत की। तो आप क्या डिमांड करते हैं इस वक्त? क्या मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस, सबसे पहले पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन, दूसरा इसके तहकीकात की जाए कि ये क्या वाक़ा और कौन मुलव्वस है, जो मुलव्वस है इसमें उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उसमें तो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन सेट बना, आप मुतमईन हैं उससे? टाइम बाउंड बनाएंगे ये, लेकिन अभी तो लगे ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, अभी कुछ बताते नहीं है हाउस में बयान जारी नहीं करते। लेकिन बयान किया, लेकिन ये जो हुआ कौन इन्वॉल्व है इसमें इन्वॉल्व कौन है, और इसने जो इतनी छोटी बच्ची को किडनैप किया। स्पीकर साहब को मैंने कहा देखे 17 साल पहले कोई कार्रवाई हुई है बाहर जी, वहाँ 26 जनवरी को अटैक हो गया 17 साल पहले। 17 साल में ये बंदा काम कर रहा था डाउनटाउन, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वहाँ जमाल अटैक का, नवाबदा जमाल अटैक का है, नवा गदल का, वहाँ की पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की? 17 साल के बाद पुलिस कहती है, आज एजेंसी कहती है इसने वो 26 जनवरी का अटैक किया। अरे अलमिया ये भी है, अब ये कह रहे हैं कि ये नया अटैक करने वाला था, हमने ये एक दो पुराना तो हो गया, अब ये नया अटैक करना केस में। और मैंने इनको बार बार कहा इस तरह कश्मीरी नौजवानों को इन्वॉल्व मत करिए केसों से, ये बेबुनियाद केस लगा रहे हैं। आप देखिए गुल साहब ठीक है, आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है? आप किस बुनियाद? 17 साल कहाँ थी गवर्नमेंट फिर? या हमारी गवर्नमेंट भी थी, और भी बीच में गवर्नमेंटें आई, आजाद साहब की गवर्नमेंट थी, मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट थी। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इतना फोर्सफुल है, वो उनको हर एक चीज का पता है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन है, ये अरेस्ट कर दे उसको। तो क्या ये अभी मैंने कहा ये स्टोरी कोई ऐसे बना रहे, जैसे कि उन्होंने कुछ नौजवान पकड़े थे, जब मैंने बोला कि आप मुझे बताए, जब जवानों को आप तंग करेंगे ऐसे, तो वो क्या फूल उठाएंगे, वो गन नहीं उठाएंगे, क्या उठाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर के मुताबिक कठुआ और हीरानगर का वाकया बदकिस्मती से पेश आया और सरकार को अपना बयान जारी करना चाहिए कि 8 दिन का जो मसला था, बच्ची को किसने उठाया, किसने पकड़वाया और उसके बाद उसका मर्डर हुआ। और गुल को खदशा है कि रियासती सरकार जो है पुलिस के साथ मिलकर इस तरह के इकदाम उठा रही है। साथ ही उन्होंने बिलाल कावा की जबरदस्त वकालत करते हुए कहा कि वो बिल्कुल निर्दोष है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, असेंबली सेक्रेटरीट, जम्मू। गुलमर्ग में हुए एवलॉन्च में बैरून मुल्की सयाह की मौत हो गई। अफसरान के मुताबिक ये वाकया दोपहर को उस वक्त पेश आया जब बैरून मुल्की सयाह स्काइंग कर रहे थे। उसी दौरान एवलॉन्च की चपेट में 2 बैरूनी मुल्की सयाह आ गए, जिनमें से एक को निकालकर फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ ऐलान कर दिया। महलूक की पहचान स्वीडन के डैनियल के तौर पर हुई है, तो वहीं दूसरा सयाह महफूज बताया जा रहा है। पुलिस के एडीजी मुनीर खान ने वाकयात के बारे में कहा कि दूसरा सयाह पूरी तरह से महफूज है और वो भी स्वीडन का ही रहने वाला है। उसकी शिनाख्त बेंजामिन के तौर पर हुई है। 3 से 3:15 के करीब हमने डेड बॉडी जो रिसीव की, हमने जो एम्बुलेंस भेजी, हमें वहाँ से मैसेज आई थी गंडोला वालों की तरफ से कि यहाँ कोई एवलांच आई है और उसमें एक डेड बॉडी, मतलब एक कोई फॉरेनर मर गया है। तो हमने उसको करीब 3:15 के करीब रिसीव किया और हमने उसको ब्रॉड डेड पाया। उसमें कोई लाइफ के साइंस नहीं थे, वो पूरी तरह से डेड थे। हज सब्सिडी को लेकर हुकूमती सतह पर गौर खौज का सिलसिला जारी है। पीडीपी के बाज वुज़रा को इस फैसले से तशवीश लाहक हो गई है। जी सलाम से बात करते हुए जावेद मुस्तफा मीर ने कहा कि हुकूमत फैसले के असरात का जायजा ले रही है। रियासती असम्बली में अवामी इशूज़ कहाँ पे पहुँचे, हमारी बातचीत लगातार वज़ीरों के साथ जारी। हमारे साथ सीनियर रियासती वज़ीर जावेद मुस्तफा मीर साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, पहले बात करेंगे हज सब्सिडी की। एक साझा मसला है जहाँ देखें कि हमने कई उलमा से बात की, हमने यंगस्टर से बात की। कुछ का कहना है कि सब्सिडाइज हज नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि जब फैसिलिटी थी तो बाकी जो रिलीजन्स हैं उस पर भी सब्सिडी को ख़त्म किया जाना चाहिए। आपका इस पर ओपिनियन क्या होगा कि जो मरकज़ी वज़ीर का फैसला है? मैं इसमें एक चीज़ गुजारिश करूँगा, इसमें जो हज है, ये हज जो अरकान है, ये जो शरीयत इस्लाम है, ये 5 चीज़ों पे मुनस्सर है। ये है कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा, चौथा है ज़कात, 5वां हज है। हज के मुतल्लिक जो अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसके पास ज़ाद राह हो, ज़ाद राह मतलब सफ़र का खर्चा हो,
वो उस पे हज फर्ज है और वो ये हज करे। जहाँ तक आपने कहा कि लोगों की फैसिलिटीज़ की बात है या उलमाए कराम इसमें कहते हैं या बाकी लोग कहते हैं, शरीयत इस्लाम में जब क्लियर कट डायरेक्शंस जो हो, हमारा आइन वैसे तो मुसलमान जो मेरा आइन है वो कुरान और हदीस है, जो अल्लाह फरमाते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है वही चलेगा और किसी की बात तो चलेगी नहीं, तीसरे की बात नहीं चलती इसमें। जाहिद साहब, अब आते हैं आपके महकमे की तरफ। आज वार्निंग जारी किया गया, 5 बजे तक ये वार्निंग रहेगा कि ऊपरी इलाकों में लोग न जाएं, क्योंकि हमने कहा कि सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, मड वगैरह से जो एवलांच का वार्निंग दिया गया है, इस वार्निंग के इम्प्लीमेंटेशन से कबल जो लोग हैं उनको कैसे सेफर मकामात पर लिया जा सके, और वार्निंग को थोड़ा सा एलॉबरेट कीजिए। मैं एक गुजारिश करूँ, हमने अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है। एवलांचेस जो हाई या लो डेंसिटी की जो कुछ भी एवलांच महकमा मौसमियात करता है, बेसिकली हम तो एनालाइज नहीं करते हैं, उनके कहने पर हम कोशिश करते हैं 2 चीज़ें। एक तो हमारी जो टीम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, उनको रिलीफ रिहेबिलिटेशन की, रिकंस्ट्रक्शन की, हम कोशिश करते हैं फर्स्ट हैंड एक्शन हम अवॉइड करें एवलांचेस, उसके लिए हमने एडवाइजरी जारी की है। दूसरा जो आपका फरमाना है कि हम क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, ये डिपेंड करता है सर कि जहाँ पर हमारी एवलांच सिचुएशन है या जो कोई भी सिचुएशन है, अल्लाह बचाए पहले उससे, आमीन, तो हम कोशिश करते हैं कि उस सिचुएशन को देखते हुए हम अपनी तैयारी करें। तो हमारी मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जितने से जितना ज़्यादा कम तकलीफ का सामना करना पड़े, ताकि लोग राहत, आम इंसान राहत महसूस करे, और ये मेरी ज़ाती और गवर्नमेंट की भी कोशिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर वादी में आईआईटी बनाए जाने को लेकर सरकार से वजाहत तलब की है। हुकूमत का कहना है कि मामला एचआरडी मिनिस्ट्री के जेरे गौर है। वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत ने रियासत में 2 एम्स और 1 आईआईटी की मंजूरी दी थी। एम्स की तामीर जम्मू और कश्मीर दोनों जगह होनी है, लेकिन आईआईटी की मंजूरी सिर्फ जम्मू रीजन के लिए है। हिज़्ब इख्तिलाफ कश्मीर खित्ते में भी आईआईटी का मुतालबा कर रहा है। मरकजी सरकार ने 2 अहम ऐलानात किए, जिसमें एम्स और आईआईटी को लेकर कुछ विवाद भी था। पैंथर्स पार्टी का भी प्रदर्शन जम्मू में जारी रहा। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल शौकत अहमद गनाई सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो आईआईटी का जो है अब बनने जा रहे हैं, क्या कश्मीर में भी बनेगा। इस बीच कैसर जमशेद लोन हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब। ये जो आईआईटी बनने जा रहा है, क्या सरकार के सवाल से आप जवाब से मुतमईन हुए? देखिए, जो हमारे साथी ने सवाल पूछा था आईआईटी के हवाले से, ये पिछली बार भी यहाँ हाउस में बात उठी थी और उस टाइम मैंने रेजोल्यूशन लाया था कि कश्मीर के लिए भी जो आपने जम्मू के लिए किया है, एक कश्मीर के लिए भी कीजिए, और उस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली इस हाउस ने पास भी किया। उसी हवाले से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उस बारे में पेशरफ्त क्या है, और जो मिनिस्टर साहिबा जवाब दे रही थी वो बिल्कुल कैजुअल जवाब दे रही थी उसमें, जो पेशरफ्त के हवाले से बात है। उसी बारे में मैंने भी उनसे पूछा और उसमें उन्होंने ये बात की कि ये यहाँ पे रीजनल डिवाइड की बात कर रहे हैं। तो मैंने सप्लीमेंट्री पूछा, मैंने कहा ये गलत बात आप कह रहे हैं, ये जो आपने रीजनल डिवाइड की बात की, रीजनल डिवाइड की बात नहीं है। इस रियासत की टोपोग्राफी का जहाँ तक ताल्लुक है, उस हवाले से जब एम्स कश्मीर को दिया गया तो जम्मू में डिमांड उठी कि यहाँ भी एम्स होना चाहिए, क्योंकि फासला 300 किलोमीटर का और रास्ता आप देख रहे हैं कितना कठिन है। इसी तरह आईआईटी के बारे में वहाँ से भी डिमांड उठी थी, तो वो डिमांड सरकार ने एक्सेप्ट की, जम्मू के लिए भी एम्स दिया गया। वही हमारी डिमांड है, कश्मीर से भी यही डिमांड है कि इसके लिए भी आप एक सेपरेट आईआईटी दे दीजिए, है उसमें अभी दे दीजिए। उस हवाले से रेजोल्यूशन मैंने लाया था, वो पास भी हुआ। उसी बारे में हम उनसे पूछ रहे थे और मैंने यही गुजारिश की थी उनसे कि आप हमें बताइए टाइम बाउंड, कब तक ये आप सेंक्शन करवाने जा रहे हैं। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि ये प्रोग्रेस में है, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप कर रहे हैं। उस भी जो उन्होंने रीजनल डिवाइड की बात की, उस पर हमने एहतिजाज जताया है। हमने कहा कि ये आपके ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आप कम्युनल कार्ड खेलते हैं और रीजनल ये डिवाइड की बात करें, ये गलत है। आपको ये अल्फाज, हाँ, आपको ये अल्फाज वापस लेने चाहिए, जिससे एहतिजाजन फिर हमने वहाँ से वॉकआउट किया।
बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर जमशेद लोन का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, इस इख्तिलाफ से है। बता रहे हैं कि जब मरकजी सरकार ने एम्स का ऐलान किया था कि श्रीनगर में भी और जम्मू में भी बनेगा, और हमने IIT के मुतालबे को रेजोल्यूशन भी लास्ट ईयर लाया था, जिसको अब सरकार ने इंडोर्स भी किया, और उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो जवाब है वो टाइम बाउंड में हमें बताए कि श्रीनगर या कश्मीर में जो IIT बनने जा रहा है वो कब बनेगा और कब से इस पर कामकाज शुरू होगा। खबर यही है कि एम्स जो बनने थे, जो 2 सेक्शन हुए थे, एक जम्मू में एक कश्मीर में, और IIT का जो कॉलेज बनने जा रहा था अब एक जम्मू में है, और सरकार के ज़ेर गौर एक और तजवीज़ ये भी है कि अब कश्मीर में भी IIT कॉलेज जो है वो तामीर होने जा रहा है। कैमरामैन अशरफ वानी के साथ सैयद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। और कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल ये रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। जनता दल यूनाइटेड अब रियासत में अकेले ही अपनी शिनाख्त बनाने की कोशिश करेगी। इस हवाले से पार्टी के आइंदा पंचायत इंतखाब में अकेले ही इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। जम्मू में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी देते हुए पार्टी के रियासती सदर JM शाहीन ने कहा कि JDU अवामी मसाइल को लेकर लोगों के दरमियान जाएगी। यौम जमहूरिया के मौके पर किसी तरह का नाखुशगवार वाकया पेश न हो, इसके लिए रियासत में हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। श्रीनगर में हिफाजती दस्तों की तमाम यूनिट को मुस्तैद और चाक चौबंद रहने को कहा गया है। तमाम अहम रहगुजर पर सिक्योरिटी फोर्स की नफरी में इजाफा कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर रास्ते से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। बांदीपुरा के मंगनीपुरा इलाके के लोगों ने महकमा PDD और PHE के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। लोगों ने अपने मुतालबात को लेकर बांदीपुरा सोपोर रोड को कई घंटों तक बंद कर दिया, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया। लोगों का कहना था कि पिछले कई महीनों से वो बिजली सप्लाई और पीने के पानी के बिना अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। त्राल में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने सीनियरिटी की बुनियाद पर मुख्तलिफ कैडर्स के लिए DPC मीटिंग का फौरी तौर पर एहतमाम करने को लेकर एहतजाज किया। यह एहतजाज JK वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन और मुलाजमीन यूनियन सदर तारिक अहमद सोफी के जरिए किया गया। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन जंगलों के मुहाफिजों और चौथे दर्जे के मुलाजमीन के प्रमोशन को ताखीर करने का हक्काम पर इल्जाम लगाया। साथ ही कहा कि गैर कानूनी मुंतकली डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी है, जिसे रोकने की सख्त जरूरत है। करगिल में हजारों की तादाद में तलबा ने धोखाधड़ी के खिलाफ कैम्ब्रिज विंटर ट्यूशन सेंटर के सामने एहतजाज किया। तलबा के मुताबिक सेंटर के 3 टीचर्स ने उनसे फीस लेने के बाद वो गायब हो गए। तीनों टीचर्स मुजफ्फर अहमद, मुबस्सिर अहमद और अरशद हुसैन हैं, जो कि पुलवामा के रहने वाला हैं। तलबा के मुताबिक टीचर्स ने फीस लेने के बाद ट्यूशन सेंटर बंद करने के बाद वो भाग गए हैं, और इसी बीच जिला पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तलबा को यकीन दहानी कराई है कि वो टीचर्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। कुपवाड़ा जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां मुसलसल पानी की किल्लत बनी हुई है। ऐसा ही एक इलाका है शुलतोरा। गांव में तकरीबन 700 लोग आबाद हैं, लेकिन पानी के लिए इन्हें मीलों का सफर तय करना पड़ता है, तब जाकर कहीं इन्हें पीने का पानी मैसर होता है। कभी कभी तो इन्हें नाले का गंदा पानी ही इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी लाने का काम ज्यादातर खवातीन करती हैं। सर्दी के मौसम में खवातीन को ये तकलीफ रोजाना ही उठानी पड़ती है। गुज़िश्ता 3 माह से गाँव वाले पानी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। गांव वालों का कहना है कि कपड़े धोने का काम वो सर्दियों की आमद से कबल ही कर लेते हैं। पंचायत इलेक्शन की तैयारियों के लिए गांदरबल में दूसरे फेज का तरबियाती कैंप मुनक्किद किया गया। DDC डॉक्टर पीयूष सिंगल ने ट्रेनिंग सेशन में शामिल RO और ARO से इंतखाबी अमल की तमाम अहम मालूमात से आगाही हासिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि पोलिंग ऑफिसर्स और मातहत अहलकारों की मदद के लिए जरूरी है कि RO और ARO पूरे इंतखाबी अमल से वाकिफ हों। ट्रेनिंग का तीसरा मरहला 21 और 22 जनवरी को होगा। आपको बता दें कि जिले में 967 पंच और 125 पंचायत हल्के हैं।
डोडा शहर से मुतसिल इलाकों के लोग बुनियादी सहूलत की अदम दस्तयाबी से खासे नाराज हैं। जिला हेडक्वार्टर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े नलवा गांव में न तो पीने के साफ पानी का इंतजाम है और न ही रोशनी का। मेन शहर से जुड़ने वाली कोई भी सड़क भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। और अब देखिए 5 मिनट में 25 अहम खबरें। राजस्थान, गुजरात, एमपी और हरियाणा का बैन काम नहीं आया। 25 जनवरी को रिलीज होने वाली ये फिल्म इन रियासतों में भी दिखानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी रियासतों में भी कहा है कि फिल्म को बैन ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून निजाम कायम रखना रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी है। मूवी देखने जा रहे लोगों की हिफाजत यकीनी करना भी रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी है। बैन हटाने पर सुप्रीम कोर्ट को करनी सेना की धमकी। स्टेट सेक्रेटरी ने कहा कि कहीं भी तशद्दुद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगा। बीएसएफ ने अपने एक जवान की शहादत का बदला लिया। 3 पाकिस्तानी रेंजर्स मार गिराए। शहीद हेड कांस्टेबल ए सुरेश तमिलनाडु के रहने वाले थे। फायरिंग में 1 जवान और 3 शहरी भी जख्मी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स हंसराज अहिर ने कहा कि हमारा जवान शहीद होता है तो हम छोड़ते नहीं हैं। हंसराज अहिर ने कहा कि हमारी पॉलिसी है कि हम पहले गोली ना चलाएं, लेकिन एक गोली चली तो बदले में 10 गोली चलाएंगे। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 12 लोगों को मुलजिम बनाया गया। 6 महीने की जांच के बाद एनआईए ने आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की। एनआईए ने दहशतगर्द सरगर्मियां और पत्थरबाजी के लिए फंडिंग के इल्जाम में 7 अलहदगी पसंदों, 1 कारोबारी, 2 पत्थरबाजों और 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने जिन 7 अलहदगी पसंदों को गिरफ्तार किया है उनमें गिलानी गिरोह का हुर्रियत लीडर नईम खान गिलानी का करीबी फारूक अहमद डार शामिल। मीरवाइज का मीडिया सलाहकार सैदुल इस्लाम गिलानी का दामाद अल्ताफ अहमद फंटुश, गिलानी गिरोह का तर्जुमान अयाज अकबर शामिल। जम्मू के रामबन में जबरदस्त एक्सीडेंट, 11 लोगों को ले जा रही टाटा सुमो पलटी, 1 की मौत, 9 जख्मी। डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिंदा एक्सप्लोसिव डिवाइस को डिफ्यूज कर दिया। श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीरवाइज उमर फारूक और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक भी मौजूद थे। कठुआ में प्रमोद जैन की सदारत में वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की टीम रावी नदी का दौरा करने पहुंची। कुपवाड़ा में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का एहतजाज। बांदीपोरा के डीडीसी ने सोनवरी इलाके में चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में होने वाले पंचायत इंतखाबात के मद्देनजर पुंछ में डीआईओ की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में रियासती पुलिस और उद्धव फाउंडेशन की जानिब से जरूरतमंद तलबा को चादर और चप्पल बांटी गई। एसबीआई की जानिब से जम्मू के रामबन में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जेकेएफईडी के वाइस चेयरमैन मुनीश शर्मा ने राजौरी का दौरा किया। कश्मीर का खास सियाती मकाम गुलमर्ग इन दिनों सयाहों से भरा हुआ है। किश्तवाड़ में जिला पुलिस की जानिब से एक डिबेट मुकाबले का एहतमाम किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखें हमारा खास प्रोग्राम आज का मुद्दा।